अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से मेरे चैनल पर हैं। जी हाँ, और हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। और हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि न्यूज़ पे जाने से पहले आप लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी बल्ले-बल्ले हो जाएगी। बात करेंगे पाकिस्तान की, बात हम आज करेंगे थोड़ी-सी पाकिस्तान में मुल्ला जो है, मुल्लाइज़्म की बात करेंगे। थोड़ी-सी बात हम ये करेंगे कि पाकिस्तान में ये जिहाद 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 क्या लगा रखा होता है। बिल्कुल जी। और हम बात करेंगे, खैर गजवा हिंद की बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि गजवा हिंद की बात आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि गजवा हिंद के ऊपर हम क्या नौटंकियां करते रहे हैं। लेकिन बात करेंगे पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप की, यानी कि मुल्ला डिक्टेटर। जी हाँ, ये जो मैं आपको एक पिक्चर दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए फोटो जो ये है जी हमारे एक डिक्टेटर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर आधी जो है वो ऐसे बनी हुई है कि जैसे मौलवी वाली टोपी है और आधी जो है वो फौज वाली। जी हाँ, मुल्ला डिक्टेटर। जी हाँ, ये हमारे यहाँ बहुत रहे हैं मुल्ला डिक्टेटर। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की ये हालत है, पाकिस्तान की जो एक से एक आप समझते हैं ईंट से ईंट बजी हुई है या बुरी हालत है, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे कुछ भी कह लीजिए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह मुल्ला भी है यहाँ पे। यानी पाकिस्तान ने मुल्ला को कभी मुल्ला की जगह पे रखा नहीं। अगर सऊदी अरब की तरह यही किया जाता कि जी आपने नमाज पढ़ ली उसके बाद मस्जिद को लगा दें ताला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुल्ला जो है वो पाकिस्तान में फैलते चले गए, पावरफुल होते चले गए। चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो लश्कर झंगवी हो, चाहे वो लश्कर तोयबा हो, या एक लंबी लिस्ट है। यहाँ तक के वो टेररिस्ट जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट मानती है, हाफिज सईद, वो भी हाफिज है, यानी कि उसने कुरान को हिफ्ज कर रखा है। और उसके बाद जो है जिस तरह की बातें वो किया करता था या किया करता है, और उसके बाद उसको इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट भी माना गया, ये बात भी सभी ही जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कभी भी कोई ऐसा प्रोग्रेसिव किस्म का आदमी या प्रोग्रेसिव माइंडसेट का कोई पॉलिटिशियन या कोई डिक्टेटर या कोई फौजी हमें सच दिखाई नहीं दिया जिसने पाकिस्तान को थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की हो या आगे बढ़ाने की कोशिश की गई हो। बात करेंगे हम सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो की। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो थे बड़े मॉडर्न किस्म के पॉलिटिशियन समझे जाते थे, मगर काम उनका भी वही था कि उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है वो अहमदिया जो थे हमारे यहाँ, यानी जो कादियानी भी जिन्हें कहा जाता है, उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करवा दिया। कुर्सी उनकी फिर भी नहीं बची, फांसी वो लग गए। लेकिन खैर उनके बाद आए जी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जिसकी अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी। जी हाँ, ये था जी मुल्ला डिक्टेटर। और यानी यहाँ से मुल्ला डिक्टेटर शुरू हुआ। पाकिस्तान में डॉलर की बहुत इज्जत है। जी हाँ, डॉलर का जो दर्जा है वो तमाम जो करेंसी नोट होते हैं उनसे ऊपर है। और उसकी रीजन ये है कि सबसे ज्यादा जिहाद में हिस्सा लिया है डॉलर ने। जी हाँ, जब जब पाकिस्तान ने जिहाद किया, जब जब पाकिस्तान ने कहा कि जी हम तो जिहाद कर रहे हैं, कभी कश्मीर के लिए कर रहे हैं, कभी अफगानिस्तान के लिए कर रहे हैं, उस वक्त हमने डॉलर ही बटोरे, खास तौर पे अफगानिस्तान के लिए। कहा यह गया कि जी अफगानिस्तान में जो है हम वॉर ऑफ टेरर का हिस्सा बने हैं, अफगानिस्तान में जिहाद चल रहा है, अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जो है, वैसे तो हमने यहाँ से, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हमने स्पेस दी और यहाँ से अमेरिका ने ड्रोन्स के जरिए जो है अफगानिस्तान में अटैक किए। लेकिन फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ पाकिस्तान का। पाकिस्तान को मिले डॉलर, और ऐसे वैसे नहीं, भर भर के डॉलर मिले। जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में कहा जाता है कि डॉलर का रेट जो है वो एक लंबे अरसे तक एक ही जगह रहा, 64 या 65 रुपीज पर डॉलर जो है उन्होंने बहुत दिनों तक रखा। और उसका रीजन यही था कि डॉलर बहुत आ रहे थे, पाकिस्तान में भर भर के डॉलर आ रहे थे। और यही वजह है कि वो आ भी इसीलिए रहे थे क्योंकि अमेरिका हमें दे रहा था, क्योंकि हमने अमेरिका को जगह दी थी, स्पेस दी थी कि वो जाकर अफगानिस्तान में अटैक कर सके। पाकिस्तान हमेशा से अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो इसी तरीके से बताता रहा है कि जी हम किसी ऐसी जगह पे, हमारी कंट्री है कि सारी दुनिया को हमारी जरूरत पड़ती है। यानी कि हमारा ये कहना है कि अगर भारत को हमने तंग करना हो या भारत को मजा चखाना हो चाइना ने, तो भी वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है। और अगर अमेरिका ने कोई प्रेशर डालना है, चाहे वो भारत पे हो, चाइना पे हो, या ईरान, अफगानिस्तान, तब भी पाकिस्तान इस्तेमाल हो सकता है और होता आया है, ऐसा भी हमने देखा है।
पाकिस्तान में जिस तरीके से मुल्लाइज्म फैला है वो भी आप सभी जानते हैं कि पहले कहा यह जाता है कि जी 60s में या 50s में जो है पाकिस्तान एक काफी मॉडर्न किस्म की कंट्री थी। यहाँ पे फॉरेनर्स भी घूमा करते थे और अपने ही ड्रेस में घूमा करते थे। ऐसा नहीं था कि उनको यहाँ आकर उनकी जो फीमेल्स हैं या उनके स्टाफ में जो लेडीज हैं उनको कोई शलवार कुर्ते या कोई पाकिस्तानी ड्रेस पहनना पड़े। वो अपनी मर्जी से अगर पहने तो पहने, वरना स्कर्ट्स में भी जो है यहाँ पर घुमा फिरा करती थी। मगर उसके बाद जी ज़िया-उल-हक का ज़माना आया। ज़िया-उल-हक के ज़माने में शदीद किस्म की पाबंदियाँ लगी लोगों के ऊपर, ये नहीं पहनना, वो नहीं। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि एक टाइम ऐसा भी आया था ज़िया-उल-हक की डिक्टेटरशिप का कि उसने साड़ी के ऊपर बैन लगा दिया था। जी हाँ, साड़ी जो है वो पहनने के ऊपर बैन लग गया था कि पाकिस्तान में जो लेडीज़ हैं वो साड़ीज़ नहीं पहन सकती। अब उसको भारत से जोड़ा था या बांग्लादेश से जोड़ा गया था वो तो नहीं मालूम, मगर ये ज़रूर है कि साड़ी के ऊपर कुछ टाइम के ये बैन लगा था। ये तो खैर अब और बात है कि पाकिस्तान में अगर किसी को शौक है और अगर किसी को पसंद है तो वो साड़ी पहन सकते हैं और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। लेकिन ज़िया-उल-हक का माइंडसेट कुछ ऐसा था कि उसने एक शदीद किस्म का जो मजहबी एक अपना अपने ऊपर चढ़ा रखा था खौलसा, या कह लीजिए अपने ऊपर एक कवर सा जो था वो मजहब का, और उसके बाद हर तरह की पाबंदियां जो थी वो लगाई गई। अफगान महाजरीन या अफगान रेफ्यूजीज जो है वो भी ज़िया-उल-हक के जमाने में ही पाकिस्तान में लाए गए और यहाँ पर बसाए गए। अफगानिस्तान के साथ वॉर का हिस्सा भी ज़िया-उल-हक के टाइम पर ही बने, और तरह तरह की जो पाबंदियां, एक सख्त किस्म का रिलीजन, यानी वैसे कहा यह जाता है कि आप रिलीजन के लिए इंसान नहीं होता है, रिलीजन इंसान के लिए होता है, तो उसको थोड़ा सा आराम से लोगों को करने देना चाहिए कि जो जैसे अपनी इबादत करना चाहता है वो वैसे करे, जैसे वो अपने मजहब को या अपने फेथ को लेकर चलना चाहता है वैसे चले। मगर पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ हमने नहीं देखा। शिया सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं, वो भी हमने बहुत टाइम से देखा है। उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी सुन्नी मुस्लिम्स की है, तो उन्होंने एक खास किस्म की छिड़, एक खास किस्म की नफरत जो है वो ईरान के लिए भी बना कर रखी। लेकिन खैर ईरान की तरफ से भी मैं ये नहीं कहूंगी कि वो हमारे बड़े लाड किया करते थे, मगर बहरहाल हमने ये चीज जो है पाकिस्तान में बनाई। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में ये लिखा गया कि जो भी किसी दूसरे रिलीजन का है वो गलत है, कोई भी दूसरा रिलीजन जो है वो हमसे कम है और वो ठीक नहीं है। यही बच्चों को पढ़ाया गया। ये ज़िया-उल-हक के टाइम से ये चीजें शुरू हुई, और ज़िया-उल-हक ने तकरीबन 11 साल जो है वो हुकूमत की पाकिस्तान के ऊपर। वैसे तो कह के तो सुनाए ये आए थे कि जी 90 डेज में इलेक्शंस करवा दूंगा, मगर वो 90 डेज जो हैं वो तकरीबन 11 साल तक मुकम्मल नहीं हुए। और फिर हमने ये देखा कि ज़िया-उल-हक के जब प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो की हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो इमरान खान हो, तमाम के तमाम लीडर्स या तमाम के तमाम पॉलिटिशियंस या प्राइम मिनिस्टर, सदर जो भी पाकिस्तान के आए, उन सबको हमने देखा कि वो एक खास किस्म के अपने आप को रिलीजियस दिखाते रहे। यहाँ तक कि इमरान खान जो एक काफी मॉडर्न किस्म के आदमी समझे जाते थे, उन्होंने भी हर वक्त तस्बीह घुमाने का काम अपना जारी रखा। हालांकि तस्बीह घुमाना अगर आप चाह रहे हैं आप बिल्कुल करिए, आपका अपना मामला है, लेकिन कैमरा के आगे, लोगों के आगे दिखावे के लिए करना वो गलत है। इसके साथ ही साथ बेनजीर भुट्टो जब आई थी प्राइम मिनिस्टर बन के, वो भी एक काफी मॉडर्न किस्म की फीमेल या मॉडर्न किस्म की खातून समझी जाती थी, लेकिन उन्होंने भी आते ही सर पे लिया दुपट्टा, हाथ में ली तस्बीह, और उन्होंने भी यही बताने की कोशिश की कि वो बहुत ही एक रिलीजियस इंसान है। अब अगर कोई रिलीजियस है तो उसपे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि पता लगा लोग शुरू हो जाएंगे जी आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बात यह है कि दिखावा गलत है। जो हमने एक सोसाइटी बनाई पाकिस्तान में, जिसमें हमने जो है स्कूल के बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये बताया कि जी आप जो है वो किसी भी दूसरे रिलीजन के लिए आपके पास रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए और सिर्फ आपका ही रिलीजन सही है। और एक अजीब किस्म का की सोसाइटी जो हमने बनाई, जिसमें हर कोई मार काट के लिए तैयार रहता है। हर वक्त लोगों को लगता है कि अभी ब्लास्फेमी लॉ जो इन्होंने बना रखा है, अगर उस लॉ को ये खत्म भी कर दें, मेरा मानना है लोग फिर भी उसके बाद भी लोगों की जानें लेते रहेंगे, इसलिए कि ये एक इंतहाई खतरनाक किस्म का लॉ है जो इन्होंने बनाया है पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने, और इसमें किसी ना किसी वक्त ये खुद भी फंसेंगे, ये बात भी सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल बात हम कर रहे थे मुल्ला डिक्टेटर की। हमेशा से मुल्ला जो है, यानी जो भी हमारे डिक्टेटर रहे, या इवन के हमारी फौज में भी यही कहा जाता है
کہ ایک بہت بڑی تعداد یا بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں آرمی کے اندر بھی جو کہ جن کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ریلیجیس بتاتے ہیں اور اپنی مرضی کا مطلب مذہب لے کے چلتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب جنرل پرویز مشرف نے لال مسجد آپریشن کیا تھا، وہی لال مسجد جہاں پہ اکثر وہ ڈنڈے لے کے کھڑے رہتے ہیں، آج بھی اسلام آباد کے سینٹر میں وہ لال مسجد ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. اندر جو مدرسہ بنا ہوا ہے اور کئی مدرسے جو بنے ہوئے ہیں اس میں بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے، جو ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، وہ غلط طریقے سے جہاد سکھا کر کبھی ان کو دوسروں کو جان لینے کا کہا جاتا ہے، کبھی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو تنگ کرنے کا جو سکھایا جاتا ہے یا مار دینے کا سکھایا جاتا ہے، وہ ان مدرسوں میں ہوتا ہے. لیکن بہرحال جنرل پرویز مشرف نے ایک اپنی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے لال مسجد آپریشن ایک بڑا مشہور ہوا تھا، جس کو آپ گوگل کریں گے تو آپ لوگوں کو مل جائے گا. لال مسجد آپریشن کرنے کے لیے جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف نے کوشش کی کہ اس لال مسجد کے جو لوگ ہیں وہ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے. لیکن ہوا کیا، ہو تو نہیں پایا. وہ آپریشن بیچ میں روکنا پڑ گیا، اور سارے اس ٹائم کے جو پولیٹیشینز تھے، جس میں اسی جنرل محمد ضیاء الحق، یہ جو ڈکٹیٹر یعنی ملا ڈکٹیٹر جو تھا، اس کے بیٹے نے جو کہ اعجاز الحق صاحب تھے، انہوں نے جی رونا پیٹنا ڈالا ہوا تھا کہ جی یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اس آپریشن کو فوری طور پہ رکوایا جائے. اور پھر آخر پاکستان کے لوگوں کی طرف سے ایسا پریشر پڑا کہ جنرل پرویز مشرف نے، میرے ان کا ایک واحد یہی کام اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے کم از کم یہ کوشش کی تھی کہ لال مسجد آپریشن کرنے کی، تو ان کو وہ آپریشن روکنا پڑ گیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد پرویز مشرف صاحب پہ بتایا جاتا ہے کہ جی ایک اٹیک کیا گیا، سوسائڈ اٹیک کیا گیا اور انہیں مارنے کی کوشش کی گئی، جو کہ کامیاب نہیں ہو سکے لوگ. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی، یا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں، کہ وہ اٹیک جو کیا تھا وہ پاکستان آرمی کے لوگ تھے، وہ کوئی مدرسے کے لوگ نہیں تھے، وہ کوئی مولوی نہیں تھے، وہ کوئی اس طرح کے لوگ نہیں تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ پرویز مشرف کو مارنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے لال مسجد آپریشن کیا. اسی طرح کی چیزیں لے کر جب آگے بڑھا پاکستان کی تباہی میں، پاکستان کی حالت خراب ہونے میں، پاکستان کی اس وقت جو حالت ہے جس میں کہ لوگ ہمیں منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، ہر کنٹری کہتی ہے کہ بس جی تسی پاکستان میں ہی رہو، ہمارے یہاں تو مت آنا. اس حالت پہ پاکستان کو لانے میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے یہاں کے مولویوں کا ہے. انہوں نے جس طرح کی تعلیم دی لوگوں کو، جس طرح سے بچوں کو سکھایا پڑھایا، کسی گورنمنٹ نے، کسی ڈکٹیٹر نے یا کسی سویلین گورنمنٹ نے آ کر یہ کوشش نہیں کی کہ پاکستان کی پاپولیشن کو روکا جائے یا پاکستان کی پاپولیشن کے لیے کچھ کام کیا جائے کہ جس سے یہ جو خوفناک طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے پاکستان کی، اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے. وہ نہیں ہو پایا. اب جتنے لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس یا سمجھے غریب لوگ ہیں، ان کے بے تحاشا بچے ہوتے ہیں. اب یہ بچے جو ہیں، ان کو نہ وہ پڑھا سکتے ہیں، نہ وہ کھلا سکتے ہیں، نہ وہ گھما سکتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان بچوں کو وہ مدرسے والوں کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی تم جانو تے بچہ جانے. تو پھر اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ جی ان بچوں کو ان مدرسوں میں مدرسے والے رکھ لیتے ہیں وہ خوشی خوشی، اور اس کے بعد ان کو کھانا پینا رہنا سب کچھ دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کا برین واش بھی کر دیتے ہیں. اور یہ وہی بچے جو اٹھ اٹھ کر لوگوں کی جانیں لینے کی باتیں کرتے ہیں، یا کئی بار جانیں لے بھی لیتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ بھی ہمیشہ سے رہے جو تھوڑے پروگریسو تھے، جو تھوڑا سا سوچ کے بولتے تھے، تھوڑا سا سمجھدار قسم کے لوگ بھی رہے، جس میں ایک سلمان تاثیر صاحب تھے. جی ہاں، پنجاب کے گورنر وہ رہے، اور اس کے بعد آسیہ بی بی ایک کرسچن خاتون جو تھی، ان کے اوپر بلاسفیمی کا الزام لگا اور کہا گیا کہ جی ان کو سزا ہوگی، ان کو مار دیا جائے گا. وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ بات جھوٹی ہے، یہ ایلیگیشن جھوٹا ہے. اس کے اوپر ان کو طرح طرح کی دھمکیاں دی گئی. ٹی وی شو میں وہ آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو تھریٹس آ رہی ہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے مار دیں گے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر گورنر پنجاب کو کچھ ہوتا ہے، یعنی وہ اس وقت گورنر آف پنجاب تھے، تو ان کا کہنا تھا اگر گورنر آف پنجاب کو کچھ ہو سکتا ہے تو آپ سمجھیے پاکستان میں پھر کوئی محفوظ نہیں ہے. اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ یہی اسلام آباد جہاں میں بیٹھی ہوں، اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ میں ان کے اپنے باڈی گارڈ نے، جس نے اوتھ لے رکھا تھا کہ وہ ان کی جان کی حفاظت کرے گا، اس نے ان کو گولیاں مار کے جان سے مار دیا. یہ پاکستان بنایا گیا ہے اتنے سالوں میں، 1947 سے لے کر اور آج کے دن تک. پاکستان کی جو حالت ہوئی ہے، پاکستان کی جو حالت بگڑی ہے، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ
इन मुल्लाओं का भी है जिन्होंने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन मुल्ला जो है वो सिर्फ मदरसों तक नहीं है, मुल्ला जो है वो सिर्फ आपको मस्जिद में, मदरसों में या इस किस्म की जगहों पे नहीं मिलेंगे, ये आपको पाकिस्तान में हर जगह मिलेंगे। हो सकता है आपके ड्राइंग रूम में बैठे हो सकता है आपके टीवी चैनल पे हो सकता है आपकी फौज में हो, एजेंसीज में हो, आपके किसी भी जगह पे, बैंक में हो, किसी भी जगह, यहाँ तक के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो टीचर है सॉरी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो टीचर हैं वो भी इस माइंडसेट के हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने दिमाग लोगों के ऐसे बना दिए कि एक तो हमारा टॉलरेंस लेवल हो गया जीरो, हम किसी को बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है। हम कहते हैं जो हमने कहा बस वही सही है, दूसरा जो है वो गलत है, और वो गलत, उसके गलत होने को हम उस तक छोड़ नहीं देते कि ठीक है तुम गलत हो, तुम गलत सोच रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नहीं, हम उससे कहते हैं तुम वो करो जो हम कर रहे हैं, तुम वो सोचो जो हम सोच रहे हैं, तुम उसी फेथ पे चलो जो फेथ हमारा है। अगर तुमने ये ना किया तो बस फिर तो सर तन से जुदा है, या फिर ये कि तुम निकलो यहाँ से, यानी इस दुनिया से ही निकल जाओ। ये हाल कर रखा है। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये है कि ये मुल्ला डिक्टेटर्स जो आए हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने होल्ड रखा पूरी गवर्नमेंट पे, पूरे मुल्क के ऊपर, लोगों के ऊपर, इन्होंने बहुत पाकिस्तान को तबाह किया। अभी तक जितने भी डिक्टेटर्स पाकिस्तान में आए हैं उनमें से कई जो हैं वो बिल्कुल मुल्ला ही रहे, लेकिन ज़ियाउल हक, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की जो डिक्टेटरशिप थी, उसने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया, जितने डैमेजेस दिए, आज उसके मरने के कई साल के बाद भी वो डैमेजेस जो हैं पाकिस्तान के वो बढ़ते जा रहे हैं, कम होने में नहीं आ रहे। लोगों का ख्याल था कि ज़ियाउल हक के मरने के बाद, यानी कि जो उसका प्लेन क्रैश हुआ था आई थिंक 1988 में, तब ये कहा गया था कि कहा या सोचा जा रहा था कि शायद अब चीजें कुछ बेहतर हो जाएंगी, अब जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का तो प्लेन क्रैश हो गया, चला गया है, तो अब जो है वो लोग जो है दोबारा से एक बार प्रोग्रेसिव सोच के साथ निकलेंगे, एक बार फिर लोगों में कुछ तालीम आएगी, एजुकेशन आएगी, और उस एजुकेशन की वजह से पाकिस्तान को जो है वो हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ये वही बात है जो मैं हमेशा से टेररिज्म के लिए भी कहती हूँ कि जो ग्रुप्स पाकिस्तान ने बनाए या जिनको सपोर्ट किया गया और कहा गया कि जी ये तो जिहादी हैं, ये तो जिहाद कर रहे हैं, जी ये तो हमारे मुजाहिदीन हैं, और इस किस्म की बातें बोली गई। अब उन 10 ग्रुप्स में से 110 ग्रुप निकल आए, बल्कि शायद 1000 ग्रुप निकल आए हैं, और अब वो ग्रुप कंट्रोल होने में नहीं आ रहे। अब ये चाहे जितने मर्जी ऑपरेशन लॉन्च कर लें और कहेंगे जी कभी रद्दुल फसाद, तो कभी कुछ नाम रख के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब वो ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब जैसा मैंने कहा कि वो 10 थे, तो अब वो जो है 1000 हो गए, अगर 1000 नहीं तो कई सौ तो बढ़ ही गए। अब उनको कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं रहा। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत हुई थी जुल्फिकार अली भुट्टो से, जहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो ने पहले अहमद यास को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया, और आज हालत ये है कि उन लोगों को मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने दिया जाता, उनकी कब्रों को तोड़ा जाता है, उनके ग्रेवयार्ड में घुसकर सब तोड़फोड़ की जाती है, उनके घरों में घुस के उनको तंग किया जाता है। लेकिन ना, क्या पाकिस्तान में नॉर्मल लोग रहते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे पाकिस्तान क्योंकि एक नॉर्मल तरीके से क्रिएट किया गया 1947 में कि जी हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते और मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है और ये वो है भाई, शायद जो किया गया, उसके बाद अब पाकिस्तान में जो लोग हैं, मुझे लगता है कि कुछ नॉर्मल हरकतें करते हुए दिखाई नहीं देते। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक आदमी पकड़ा गया था जो ग्रेव यार्ड से जो जो लेडीज या खवातीन या औरतें जो जिनकी डेथ हो जाती थी, उनकी डेड बॉडी निकाल कर उनको रेप कर रहा था। कैन यू इमेजिन कि उस आदमी की जहनी हालत क्या होगी? और ये कोई पहला वाकया नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस तरह की अक्सर जो चीजें हैं, अक्सर इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, और ये शायद सोशल मीडिया का कमाल है या जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन पाकिस्तान में अब ये हालत हो गई है कि सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश की जा रही है, फायरवॉल लगाई जा रही है, व्हाट्सएप को रोका जा, हर तरह की चीज को रोका जा रहा है। लेकिन जो इस तरह के जहनी मरीज, जो इस तरह के साइको केसेस जिसमें औरतें भी शामिल हैं, आदमी भी शामिल हैं, हर कोई है, उनके इलाज के लिए, उनको रोकने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनको पनिश करने के लिए कोई तरीका नहीं बनाया जा रहा। और ये 2 दिन पहले भी मैंने इसी तरह की न्यूज़ देखी थी कि उस आदमी को पकड़ा गया जो उस वक़्त तक कई ग्रेवयार्ड्स में जाकर और लोगों की जो कब्रें थी उनको तोड़कर, लेडीज़ की कब्रों को, उनमें से डेड बॉडीज़ निकाल कर उनके साथ रेप कर रहा था।
क्या दिमाग है इन लोगों का कि मेरी तो समझ में नहीं आता कि किधर से आए हैं और किस तरह के लोग हैं। मगर ये कोई पहली बार नहीं है और ना ही ये आखिरी बार है, और इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं जो अगर किसी भी दूसरे फेथ के हैं, उनके लिए भी कोई रिस्पेक्ट पाकिस्तान में नहीं देखी जाती। मगर ये जरूर है कि यहाँ पर जो एक मुल्ला माफिया बन चुका है, जिसमें कि टीएलपी वाले भी शामिल हैं, टीटीपी भी, और कई दूसरे ग्रुप्स जो हैं, वो बहुत मजबूत होते चले जा रहे हैं। वो बात बात पे लोगों को डराते हैं, और अगर किसी को ज्यादा डराना हो तो कई लोगों को जान से मार दिया जाता है, यही कहकर के जी इन्होंने ब्लास्फेमी की थी। यहाँ पर एक मुल्ला हुकूमत, या कह लीजिए मुल्ला डिक्टेटरशिप जो है, जो चली थी ज़ियाउल हक के जमाने से, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। और इस वक्त पाकिस्तान में हर कोई यही समझता है कि उसकी जान महफूज नहीं है। आप सोचिए, आप अपने घर में बैठे हैं, अपनी कंट्री में बैठे हैं, आपके पास यहाँ का आईडी कार्ड है, आपके पास यहाँ का पासपोर्ट है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि न जाने कब कौन निकल कर आपको मार डालेगा। ये चीज पाकिस्तान में अगर सब लोगों में ना सही, लेकिन कम से कम भी 50% लोग तो आजकल इसी तरीके से जी रहे हैं कि शायद कल का दिन होगा या नहीं होगा, लेकिन हालात हैं कि बिगड़ते चले जा रहे हैं, मगर किसी को कोई परवाह नहीं है। 14 अगस्त कल मनाया जा रहा है आजादी का दिन। जी हाँ, हम आजाद हुए थे, मगर किससे, ये हमें अभी तक समझ नहीं आई है कि हम किससे आजाद हुए थे। बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था, आजाद नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ था, ये कौन सी आजादी है जिसमें आप सोशल मीडिया बैन कर देते हैं? ये कौन सी आजादी है जिसमें आप फायरवॉल लगाते हैं? ये कौन सी आजादी है जिसमें आप व्हाट्सएप को बंद करते हैं? ये कौन सी आजादी है जिसमें बात बात पे लोगों की जाने जा रही हैं? लोग यहाँ पर डरी सहमी जिंदगी गुजार रहे हैं और उसके बाद जश्न मना रहे हैं आजादी का। अफसोस होता है, लेकिन हमारा भी बहुत दिल करता है, हम भी बहुत चाहते हैं कि जब 14 अगस्त आए तो हम भी बड़े खुशियां मनाएं और बड़े फ्लैग व्लैग लगाएं और जरा जश्न मनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कोई ऐसा काम होता हुआ मुझे तो दिखा नहीं जिससे कि मैं ये कह सकूं कि हम यहाँ पर वाकई में आजाद हैं और हम सचमुच में यहाँ पे जश्न मनाने की हालत में हैं। मैं तो फिर वही कहूंगी जो मैंने कुछ टाइम पहले भी कहा था और जिस पे मुझे बड़ा बुरा भला कहा गया था, और वो ये कि वाट लगा दी दादाजी। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।